model, the Frank's Hertz rule, experiment, quantization rule, the concept of harmonic oscillator, what were the energy quantization concept in the old, according to the old theory. Then the example of particle box you have seen. Then at the end, the Stern-Gerlach experiment. And then we did some examples. So I would suggest you complete all of this. We have done almost, I think, most of this. Maybe a couple of examples you might have not done. So you do it on your own. ठीक है. अच्छा, one thing that I wanted to discuss about the pattern of these exams that you will be having. So as you know, this whole course contains 5 credit. ठीक है. So you have got 3 lectures and 2 tutorials. तो टोटल जो है इसका वेटेज कितना है? इट इज 150 marks, right? Out of which 100 marks are for your theory part, and the 50 marks are from the tutorial part. ठीक है. तो आउट ऑफ दिस 100 marks, तो अभी तक जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए उस हिसाब से इट विल बी लाइक जो अभी तक था कि जनरली 50 marks है आपका एंड सेम का एग्जाम होता है. ठीक है. एंड सेम का एग्जाम रहता है. देन यू हैव 30 marks, वो मिड सेम का पोर्शन रहेगा, एंड 20 marks जो है वो इंटरनल असेसमेंट होता है. ठीक है. तो ये अगर बाद में चेंज होता है तो विल सी लेटर ऑन, बट एज फार एज करंट सिचुएशन इज कंसर्न, तो अभी तो we have to focus on this thing. So we have 30 marks of mid semester examination, 20 marks of internal. तो 30 marks का तो मिड सेम एग्जाम आपको पता ही है, स्केड्यूल अक्टूबर में है. ठीक है. फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्केड्यूल है, तो वो आप एकेडमिक कैलेंडर में देख लेना. जो डेट्स है मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, बट इट इज देयर ऑन द वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पे है. 20 marks ऑफ इंटरनल, तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जो असाइनमेंट्स है, ठीक है, आपको सर ने एक असाइनमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं वो. ठीक है. असाइनमेंट है और आपका एक क्लास टेस्ट होगा. ठीक है. तो क्लास टेस्ट तो सिंपली ऑनलाइन होगा और दोनों के 10 marks होंगे. ठीक है. प्रोपोर्शनेटली. ठीक है. प्रोपोर्शनेटली 10 marks हो गए असाइनमेंट के, 10 mark हो गए क्लास टेस्ट के. क्लास टेस्ट है तो वो इट मे बी ऑफ लाइक लेट्स से 20 marks, और उसका फिर हाफ करके वी कैन कंसिडर इट ऑफ 10 marks. ठीक है. वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, एटलीस्ट 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद में बताऊंगा कि क्लास टेस्ट में क्या रहेगा. इट विल बी मोस्टली एमसीक्यूज ओनली. ठीक है. एमसीक्यूज हो गए सिर्फ. तो वो आपकी क्लास टेस्ट रहेगी 20 marks की, और उसका हाफ हो जाएगा एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू योर इंटरनल मार्क्स. और बाकी के जो 10 marks है वो असाइनमेंट के होंगे, जो आपने असाइनमेंट लिख के अपलोड किए हैं. अभी तो पहला असाइनमेंट हुआ है और भी आगे 1 या 2 और असाइनमेंट आएंगे शायद, तो वो टोटल सबका मिला के 10 marks हो जाएगा. तो वो होगा आपका इंटरनल असेसमेंट. 30 marks हो गए मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन. तो इसका भी मैं आपको पैटर्न बता दूंगा कि कैसे मतलब अपना ट्यूटोरियल जो है 50 marks का है. ठीक है. ट्यूटोरियल 50 marks का है. तो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे? Sir, your voice is not getting clearly. Let me check. From my side, it may be the same what you say. So I'm sorry for that. सर आपकी आवाज बहुत कट रही है. Yeah, I understand. I can hear you completely. I think whatever is the issue is that it is due to the internet issue. Internet issue अभी जो है, I don't know to say because that is how it is
So, is it clear right now? Yeah, one of you can just say, is it clear or is it the same as it is? Sir, audio is not clear at all. Yeah, but I don't know what to say about that because अभी जो इंटरनेट जो है यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 300 का इंटरनेट है and okay let me maybe I will leave this meeting and I'll join again. ठीक है then it may help. Okay, sir. And again is it clear now? Is it still as it is? Sir, it is better now. It is better, sir. Okay, thank you. Thanks a lot. Okay, let me just share the screen again. ठीक tutorials that we have it contains 50 marks. ठीक है तो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे कि you will have 25 marks of your tutorial book. तो इतने अभी जैसे कि लास्ट में हमने ये नंबर दिए हैं तो I would suggest कि इसको properly लिखे एक notebook में. ठीक है जो एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ जो भी मैं एग्जाम्पल आपको बोलूंगा कि ये हमको करना है तो वो सारे आइटम्स आपको आपके ट्यूटोरियल बुक में लिखने हैं. ठीक है तो उनको फिर आपको अपलोड कर देना है. ठीक है बुक तो मार्क्स और बाकी के जो 25 थे Sir, we are not getting your audio properly. ऑडियो भैया अभी ऐसा ही है क्या कर आई डोंट नो इंटरनेट वही है इंटरनेट का यूजिंग. क्या आपकी स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. नो सर नहीं दिखाई दे रहा. मेरे में सर सिर्फ एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स. एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स जो है वो स्क्रीन दिखाई देता है. हाँ सर, उसमें कुछ रेड कलर से आपने लिखा है वो दिख रहा है. हाँ वो तो वाला वो मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सर आपका आवाज अभी भी कट रहा है. आवाज कट रहा है भैया क्या करे पता नहीं. मैं फिर से लॉग आउट करता हूँ फिर से लॉग इन कर रहा तो पता नहीं कैसे सॉल्व करें इसको. ठीक है मैं फिर से लॉग आउट करता हूँ इसमें से एंड आई विल लॉग इन सर अगेन. आपका शायद तक ये आप ये ना ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इसलिए शायद तक इंटरनेट कम पड़ रहा मे भी हो सकता है लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने वही किया था ना. लास्ट टाइम आई थिंक जो हमारी क्लास हुई थी तो उसमें भी मैंने यही फॉलो किया था. तो अभी आई डोंट नो उसके लिए तो ये नहीं आ रहा है आपको राइट. सर क्या बोले सर आप. सर आप टेक्स्ट कर सकते हो हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा.
Maybe delete it again and we'll see. अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर, पहले से अच्छा है सर। ओके, तो आई थिंक ये कुछ टेम्पररी इश्यू होगा इंटरनेट का, ठीक है। तो अच्छा, ये स्क्रीन शेयरिंग के वजह से भी अगर हो रहा है तो आई डू नॉट नो, बट फिर से लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओके, अभी सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ओके, एंड स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. दो ट्यूटोरियल है, टोटल 150 मार्क्स है। उसमें से 100 मार्क्स आपके जो होगी क्लास की, जो मतलब थियोरी जो क्लास है उसकी, 50 मार्क्स है वो ट्यूटोरियल है, ठीक है। 50 मार्क्स का असेसमेंट है, ट्यूटोरियल में से होगा। तो 100 मार्क्स का तो मैंने ये जो समझाया था, 50 मार्क्स एंड सेम, 30 मार्क्स ऑफ मिड सेमेस्टर, 20 मार्क्स ऑफ इंटरनल एग्जाम, जिसमें 10 मार्क्स ऑफ असाइनमेंट रहेगा, 10 मार्क्स ऑफ क्लास टेस्ट होगा, ठीक है। एंड ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल के जो 50 मार्क्स है उसमें हम ट्यूटोरियल बुक जो आप मतलब अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी एग्जांपल, जैसे कि ये लास्ट वीक में ये जो सब किए, लास्ट लेक्चर में ये सब किए थे, तो उसको एक बुक में लिखिएगा अच्छे से, ठीक है। और सिमिलरली जैसे आगे करते जाएंगे वो सब एक ही बुक में आपको लिखना है। और इट्स ओके, उसमें आपको वो कोई ये करने की जरूरत नहीं है कि अगर मतलब बहुत सारे उसमें आपको रबिंग हो रही है और अच्छे से नहीं लिखा है, या इट्स ओके अगर उसमें कुछ गलती होती है, फिर भी उसको ही आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। ट्यूटोरियल बुक के लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके 25 मार्क्स रहेंगे, और बाकी के जो 25 मार्क्स है, तो वो 25 मार्क्स आपके 25 मार्क्स है आपके, सो दैट शुड बी मे बी योर एग्जाम जो ट्यूटोरियल की होती है, जो जनरली मे बी 3 or 4 questions you have to do, or it may be I will consider it directly from the tutorial book, ठीक है। वो मैं आपको बाद में आई विल डिस्क्लोज इट कंप्लीटली लेटर ऑन कि इसको कैसे करना है। मतलब ये इतना कंफर्म है 25 मार्क्स ऑफ ट्यूटोरियल बुक रहेगा, ठीक है। और बाकी का जो 25 मार्क्स है वो हम लोग या तो ट्यूटोरियल टेस्ट लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो फिर आई विल कन्वर्ट इट ओनली फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल बुक ओनली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yeah, just one of you can reply. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, let us move on.
So that was all about our examination and all this assessment pattern. So now we are going to look in this topic of the wave particle duality. So you might have gone through your previous lectures. जो आपने पहले जो lectures आपके attend किए थे पहली क्लास में, यहाँ पे ये जो भी topics आपने पढ़े तो यहाँ पे आपको idea आ गया होगा कि there were certain theories who were proposing that the light is actually particle. It is behaving as a particle, and certain theories were proposed in those times that it behaves as a wave also, like all the phenomena of light, like refraction, diffraction, interference, all these phenomena. But then these all other experiments confirm that this light have a role to play as a particle also. And all these ideas were actually came to some conclusion, and Louis de Broglie, so he was the one who proposed that the matter can also behave like a particle. So because we know that matter is made up of particles, so he said that there should be a wave-like behavior of the matter also. And if you try to assign a wave to a motion of a particle, then one can describe it by this relation, lambda equal to h upon p. So wherever there is a particle movement, so there is a momentum associated with that, and according to that, one can assign a wavelength to the particular particle. So this relation is known as Heisenberg's uncertainty. This relation is known as de Broglie hypothesis, which is also known as de Broglie relation. ठीक है. Now इसको कैसे मतलब how to make it understand practically. So there were certain experiments that were done in order to confirm this behavior, and one of such experiment was the experiment of the diffraction of electron. Diffraction of electron, which was performed by Davison, Germer, and G.P. Thomson. So they performed this experiment where on the left hand side, so you have your electron beam over here. You have got your electron beam. So the electron beam is traveling, which is emanated from the cathode, and it actually is allowed to collimate on a gold foil. So this is a gold foil. Okay, this is gold foil, and electrons are accelerated by the anode, and when they are passing through this gold foil, so they get diffracted. They get diffracted because of the lattice spacing of this gold crystal structure. And it was almost similar to the XRD, X-ray diffraction जो आपने अगर पढ़ा होगा, it was almost similar to that. And they actually evacuated the whole system so that they can avoid the interaction of the electron beam with other gas molecules which are present in the in your atmospheric air. So the whole chamber was evacuated, and when the electron beam is passed through this gold foil, so what they have observed is the concentrated circular rings. Concentrated circular rings. And if you can measure this separation between the two rings, the distance between two rings, then one can actually calculate from the formula of diffraction theory. So we know the diffraction theory. According to that, d sine theta equal to n lambda. So if you know the spacing, and if you know the angle of diffraction, then what can one calculate is the wavelength. So one can calculate the wavelength, and then this wavelength that was calculated, that was measured. It was experimentally measured first. All these parameters, you know the distance between these two, the screen and your target material, and by taking this tangent of this angle, one can calculate this angle, and you put that value here, and you know the lattice spacing of this gold foil, that is d.
So you have the value of d, you have the value of theta, and for the first order, you may get the value of the wavelength. So this wavelength was then compared with this equation, that lambda equal to h upon p. What was the velocity, what was the momentum carried by those electrons, and if you match these two wavelengths, then it comes to the ideal. Okay, so this was one such experiment which confirmed that the electron behaves like a wave as well as a particle also. ठीक है. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि electron initially when it is accelerated, यहाँ पे when it is passing through this the anode, then it is behaving as if it is an electron. When it gets diffracted by the gold films, it is behaving as if as a wave. It is behaving as if it is a wave, because this diffraction phenomena is generally used for the waves. So it is behaving as if it is a wave, and when it is actually falling on the screen, so this is the photographic plate, and photographic plate पे जब भी electron when it is striking, तो वहां पे क्या करेगा, it will show up a because of the phosphor material, it will indicate the spot, bright spot or dark spot, depending on why either it is a circular bright ring or it is a dark ring. So we are seeing this wave particle duality here itself. Initially it is behaving like an electron. When it is getting diffracted, it is behaving as a wave. When it is actually recorded on the screen, it is behaving as if it is a particle. So this was the wave particle duality that was confirmed by this experiment. Now, if you see the wave that is assigned to an electron, so we know that electron, when it is so you have your nucleus, and electron is moving around this nucleus, and one complete revolution, one can actually associate this particular motion with your standing waves. ठीक है, standing wave का जो theory है कि when you have a string which is connected between two rigid walls, and if you apply a momentum, or if you apply a frequency to this wave, to the string, then you will see an oscillation in this wave, and depends on this distance d or distance l, whatever you call. तो ये जो आपकी wavelength है, that are fixed. ठीक है, these wavelengths are fixed. It can only be either, it can be 1 lambda, or it can be 2 lambda, or it can be 3 lambda. It cannot be 1/2 lambda, or it cannot be 3/2 lambda. ठीक है, तो we want to now see what would be the standing wave of an electron in the given orbit. है ना? So we know that this electron which is moving around the nucleus, so it is bound. This electron is bound, which is moving around the nucleus, and because it is bound to the nucleus, we can actually associate a certain number of wavelengths to the motion of this electron. Certain number of wavelengths to the motion of this electron. So over here it is represented by this mathematical integral, which says that if you take up the total closed integral over one loop, over the closed integral of one loop, per unit wavelength, it will be always an integer number. जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया in case of a standing wave, so it will be always an integer number. ठीक है, तो once you do the integration by substituting the value of lambda, so lambda जो हमने अभी देखा, the de Broglie relation, lambda equal to h upon p, so lambda equal to h upon m into v, and that when you substitute over here, what you are getting is integral mv ds nh, where n is 1 2 3 4 5 up to infinity, and this is nothing but your general quantization rule. ठीक है, जो आपने पहले हम लोगों ने जो लास्ट मतलब लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो Wilson and Sommerfeld, those guys, they provided those theory which was in the form of something like p dq, integral p dq, that is actually quantized. ठीक है, so it is the same way, it's the same format, it is which is given over here, and that is a general quantization rule. And if you apply this logic of circular orbits, ये जो circular orbit है, because in this particular case we are talking about a circular orbit, तो circular orbit के लिए क्या हो जाएगा, it will be mvr
so ds equal to r d theta, you know, ds equal to r d theta, because we know this formula of you know angle equal to r arc upon radius. ठीक है, तो ये आपकी जो आर्क है दिस वन विच इज ds, रेडियस जो है आपका r है, तो एंगल जो है आपका क्या है थीटा, सो थीटा और लेट्स से इट्स अ डिफरेंशियल फॉर्म, सो d थीटा एंगल इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, तो आर्क आपकी है ds, रेडियस इज r, दिस इज थीटा d थीटा, सो ds इक्वल टू r d थीटा, तो ds इक्वल टू r d थीटा यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू mv, r कॉमन हो जाएगा, d थीटा इंटीग्रल है इज इक्वल टू nh ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये जो इंटीग्रल है तो इट इज ओवर अ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो वो कितना होता है, इट इज 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, सो mvr इंटू 2 पाई इक्वल टू nh, 2 पाई यहाँ पे ले लिया तो क्या हो गया, mvr इक्वल टू nh अपन 2 पाई, तो दिस इज नथिंग बट योर बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है, ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले, मतलब आपने पहले आपके क्लास में देखा होगा. So this was the actually idea of the Bohr, Niels Bohr. What he proposed that your angular momentum is quantized. Angular momentum is quantized, and that is equal to nh bar. So h bar is simply is nothing but it is h upon 2 pi. And this you will see frequently in quantum mechanics that h bar is utilized. So that is simply h upon 2 pi. Okay, so that is your expression for the standing wave of an electron in the orbit. Okay, now we come to some important topic of this quantum mechanics. In fact, I would say even after even Planck, I mean Planck was the first one who said that this energy is actually quantized. Okay, energy is quantized. That was the idea, that energy cannot have any random value, but it will be always the multiple of h nu, where h is the Planck's constant. And वहीं से मतलब जो पूरा quantization और quantum mechanics का जो concept शुरू होता है, ठीक है. लेकिन बाद में even after that, in order to make a complete theory, there are only two people who actually made a very great contribution in this field. So one of them was Heisenberg. One of them was Heisenberg and another was Schrödinger. ठीक है, तो वो हम देखेंगे बाद में. तो what Heisenberg said that we cannot measure any two quantities simultaneously. There should be a proper word. Yeah, this one. So what he said was that the two canonically conjugated quantities, it cannot be measured simultaneously, है ना. So no two quantities can be measured simultaneously. तो उसका क्या मतलब है कि if you are trying to measure one thing, then you will have some uncertainty in the other quantity, and if you are trying to measure this first quantity, then there will be an uncertainty in the measurement of the second quantity. That is what he said. And he actually, so he proposed that idea with a simple statement that no two canonically conjugated quantities can be measured simultaneously. And then he gave an example. For example, if you take the position coordinate of a particle and the momentum, if you take these two parameters, then mathematically this uncertainty principle, it can be represented as delta x into delta p is equal to h. Okay, so we are talking only in one dimensional part, so it is delta x into delta p sub x is equal to h. So इसका मतलब क्या है कि so delta x क्या है, that is the uncertainty in the position, and delta px is the uncertainty in the momentum in the x direction. ठीक है, अभी इसको let us understand this with the help of a single slit experiment. So how one can derive this idea, I mean mathematically. So single slit experiment, we know that when you pass a wave through a single slit which has a very small hole in it, and when the waves are passed through this small hole, then you will see this diffraction pattern on your on the screen. So this is your screen. This is your screen. So let us say from here on the left hand side, so your energetic electrons are
allowed to pass through this small slit, and they are actually getting diffracted, and they are producing these maxima and minima on the screen. Okay, so you have a central maximum over here, you have then first minima on both the sides. Okay, first minimum. So what we want to do is we want to understand this uncertainty principle with the help of this experiment. So let us do it mathematically. So if you take this as an x dimension, this is in the y direction, then electrons are traveling from this direction towards the y direction. Okay, electrons are traveling towards the y direction, and initially the velocity of these electrons is v naught. Okay, initially the velocity of the electron is v naught, and if you write down the expression from the diffraction theory, तो जो भी हमने देखा diffraction theory क्या equation क्या है, d sin theta equal to n lambda. So we know this equation. ठीक है, so what is a d? So d is the size of an obstacle. D जो है, that is the size of an obstacle. So in our case, what is the size? So we have assumed that this slit width is actually delta x. Okay, and electron is passed through this small width delta x. So if you want to say that what is the uncertainty in the position of the electron, then we can say that the uncertainty in the position of the electron is delta x. Okay, so that is your d. I mean जो इक्वेशन हमने जो लिखा था d sin theta equal to n lambda, तो उसमें जो d है, तो d क्या है, that is your delta x. ठीक है, sin theta तो वो अपना जो angle of diffraction है वो, n is the order of diffraction, lambda is the incident wavelength. So in this particular case, if you keep this delta x to be very small, and if you make a measurement in such a way that your angle is very, very, very small. Generally, we see these in experiments also, that theta generally they are very, very small. So for very small theta, one can actually approximate sin theta equal to theta. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, d is equal to delta x, d is your delta x, sin theta is replaced by theta, is equal to, if you are talking about the first order, मतलब ये इसकी है अगर हम बात करें the first order diffraction, तो it will be lambda, delta x into theta is equal to lambda. तो theta is equal to क्या हो जाएगा, lambda अपन delta x, यहाँ से. ठीक है, theta is equal to lambda अपन delta x. And now we want to see that what is the uncertainty in the momentum also. तो उसके लिए हमें momentum के लिए क्या चाहिए, we need a velocity. ठीक है, in order to know the momentum we need, because दोनों का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा p equal to m delta v. तो we need a velocity. So let us say that the t is the time of your transition from O to A. ठीक है, if you see the screen, then O to A, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को, so that time is t. ठीक है, that time is t. And in the same time, electron is reaching, from A to B also. So see, we are saying that let t be the time of transit from O to A, and then we have said that Vxb be the value of Vx 8b. ठीक है, Vxb be the value of Vx 8b. Vx मतलब क्या, the velocity जो है उसका x component. ठीक है, अपर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है, वो बी पोजीशन पे आ रहा है. तो वी आर सेइंग कि भाई Vxb be the value of Vx at point B. ठीक है, अब दोनों का इक्वेशन आप लिखेंगे तो क्या होगा कि देखो ये जो डिस्टेंस है OA, सो दैट इज द डिस्टेंस OA इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट, टाइम कितना लगता है t, और ये जो डिस्टेंस है AB. ठीक है, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमने क्या लिखा, Vxb, सबस्क्रिप्ट में xb लिखा है, तो Vxb वेलोसिटी इनटू टाइम t. ठीक है, तो वी हैव दिस टू एक्सप्रेशंस OA एंड AB. ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, उसको हमें कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल OAB, इफ यू अप्लाई tan थीटा. ठीक है,
tan theta, or again theta is very small, so you can approximate theta. So theta is equal to AB upon OA. तो ये एंगल यहाँ पे है अपना, तो AB ये वाला साइड और अपॉन दिस साइड, ठीक है, एडजस्ट AB upon OA, ठीक है. And if you substitute this value of AB and OA from this equation, तो हमें क्या मिलेगा, that AB upon OA is equal to this, and TT gets cancelled, so you are going to have VXB upon V naught. Remember, V naught is the initial velocity. यहाँ से जब वो शुरू करता है, तो इनिशियली देखो, इनिशियली क्या होता है कि there is no component of velocity in the x direction. Initially actually Vx is 0. Initially Vx is 0, क्योंकि ये जो x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, इट इज ओनली इन दी y डायरेक्शन, दैट इज v नॉट, ठीक है. अभी इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपन डेल्टा x एंड थीटा इक्वल टू vxb अपन v नॉट, तो दोनों सेम है बिकॉज इट्स थीटा. तो लैम्डा अपन डेल्टा x इज इक्वल टू vxb अपन v नॉट, ठीक है. एंड फ्रॉम दिस one can write down that if you write down the expression for lambda equal to h upon p, lambda equal to h upon p, so p is equal to nothing but mv, और यहाँ पे initial जो है mv naught, so lambda equal to h upon mv naught. So if you substitute over here h upon mv naught delta x, जो अपना delta x है, vxb, तो vxb क्या है actually, it is nothing but the uncertainty in the x direction. So it is the measure of uncertainty in the x direction, ठीक है. तो दैट इज योर डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बाई वी नॉट. तो ये वी नॉट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है. एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वी एक्स इंटू एम, वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम, दैट इज योर डेल्टा पी एक्स. तो डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच. सो सिमिलरली वन कैन प्रूव delta y into delta py equal to h, delta z into delta pz equal to h. So we have proved this relation mathematically. ये जो Heisenberg proposed that idea, actually he proposed this idea very theoretically in the beginning, but then it was also proved experimentally with the help of the single slit experiment, ठीक है. So that is all about our Heisenberg's uncertainty principle. अभी हम देखते हैं कि what was the implication of this uncertainty principle. We can actually apply this uncertainty principle. इसको हम use करके we can actually calculate certain state of the energy. So we will see that later on in the application of these uncertainty relations, ठीक है. So overall, what is the conclusion of this whole analysis? So as we said, you know, before you allow the electron to pass through the slit, ये जो आपका experimental setup है, तो before you allow the electron to pass through the slit, it has only one component in velocity, ठीक है. It has only one component in velocity. That means उसका जो momentum है वो भी एक ही है और उसका position भी एक ही है, ठीक है. अब uncertainty कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है. So we are introducing an uncertainty over here. In fact, we are introducing a certainty because we want to see that what happens if you restrict the beam by this width of delta x. So when you are trying to measure the position of your particle with an accuracy of delta x, because you want to measure the position of your particle with the accuracy of delta x, but what is happening that this measurement is causing an uncertainty in your momentum, ठीक है. Because that is what is happening. We have introduced this delta x, और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो रिलेशन मिला, क्या मिला, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच. तो डेल्टा x ना आपने इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी वजह से डेल्टा पी एक्स में क्या हो गया, देयर इज सम चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी एक्स. सो अल्टीमेटली दिस एक्ट ऑफ मेजरमेंट is introducing an uncontrollable disturbance in the system that you are trying to measure, and that is the actual consequence of your wave particle duality. कि जो भी आप सिस्टम है उसका आप if you are trying to measure the distance or if you are trying to measure the momentum, then it is creating an uncertainty, and that is the wave particle duality. And from this actually concept in 1925 by Heisenberg and in Sir? 1926 by Schrodinger,
they proposed this idea, which was later on, you know, formulated with the help of their mechanics based on matrix method and based on the wave method. I mean the wave nature of electron. Okay. So Heisenberg proposed this idea by uncertainty, and he actually used these matrix methods. ठीक है, he used this matrix method. वो हम देखेंगे बाद में कि what is this actually. And based on this matrix method, there was a particular analysis that he developed, which was known as matrix mechanics. It was known as matrix mechanics. And Schrödinger in 1926, he used this idea of the wave nature of electron. वो हम देखेंगे बाद में कि how one can you know write this whole Schrödinger equation, जहाँ पे वो he talks about this wave function of a particle in the form of, let's say, psi as a function of position r t, and उसको फिर differential equation में लिखा जाता है, and from that one can solve the different problems occurring in quantum mechanics. ठीक है, so that is the matrix and wave mechanics. Now we will see one application of this uncertainty relation. ठीक है, अनसर्टेनिटी रिलेशन का एक एप्लीकेशन हम देखेंगे अभी. तो वी नो दिस प्रिंसिपल ऑफ अच्छा, these are other, okay, let us, before we apply this topic to other problems, let us take an example of application of the uncertainty relations. So we are going to now see how this you know, this uncertainty concept can be used to measure the ground state energy of the hydrogen atom, है ना. अच्छा, ground state energy of hydrogen atom, तो हम लोगों ने पहले तो आपने देखा होगा, जो बोर मॉडल आपने अगर मतलब किया है तो आई मीन ऑफ कोर्स किया है, बिकॉज आई हैव सीन योर असाइनमेंट्स, आप सब लोगों ने लिखा ही है. तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बोर मॉडल में जो इक्वेशन है उसमें तो इट इज En इक्वल टू द होल फॉर्मूला इज देयर, बट if you talk about the ground state energy, then n equal to 1. तो n equal to 1 का जो equation है, हम we know the value is minus 13.6 electron volt. ठीक है, but जो equation क्या है? So that is something me raised to 4 divided by 8 epsilon naught square h square. ठीक है, that this is the value of the ground state of the hydrogen atom. ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो ये आप एक अपना जो भी प्रीवियस नोट्स अगर है या जो भी बुक है आपके पास, आप उसमें आप देख सकते हैं, यू कैन चेक दिस थिंग. तो हम लोग अभी वी आर गोइंग टू डिराइव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय यूजिंग द अनसर्टेनिटी रिलेशन. ठीक है, तो वी स्टार्ट विद दिस क्लासिकल एक्सप्रेशन दैट वी नो द टोटल एनर्जी E is the sum of the kinetic energy plus the potential energy. So this is P square by 2m plus the potential energy, which is minus E square upon 4 pi epsilon naught into A, where A is the radius of the atom. ठीक है, in the first orbit, because we are talking about the ground state energy. So we are saying A, I mean generally we have used R instead of A in, if you see our previous expressions, but we are using this A just because we are talking about ground state energy. So A is the radius of the first orbit. ठीक है, now let us say the uncertainty in the position of the electron is delta x. ठीक है, and that is to be of the order of A. वो A से तो ज्यादा या वो नहीं हो सकता. ठीक है, because I mean we know that the ये सेंटर से जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, तो वो ये जितना भी है, so that is A. तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है तो वो इससे तो ज्यादा या कम नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज उसका जो अनसर्टेनिटी रहेगा वो इट विल बी विद इन दिस रेंज ओनली, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ग्राउंड स्टेट. तो दैट डेल्टा एक्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए. सो डेल्टा एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू ए. एंड फ्रॉम दिस कंसेप्ट, इफ यू you know apply these uncertainty relations and this quantization rule, तो quantization rule के हिसाब से क्या होता है कि we have these two quantities, जो दोनों का प्रोडक्ट है, that should be equal to h bar, है ना. This is from the general quantization rule, and it is almost similar to what we are saying in the uncertainty principle. तो A into delta P is going to be equal to h bar. ठीक है, so from this
we can say delta P equal to h bar upon A. Now let us substitute this expression into this expression over here, P square. So if you substitute over there, so what we are going to have is E equal to h bar square upon 2ma square. ठीक है, वो आप you can do this by substituting. It's h bar square upon a square, यहाँ पे ऐड हो जाएगा h bar square upon 2ma square minus this will remain as it is. ठीक है, now this is the energy of the first orbit. अभी हमें उसका ये निकालना है कि मिनिमम, अगर ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी चाहिए हमें, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, we take the differentiation of this particular equation with respect to a, which is the radius, है ना, because we know, like if you in mathematics में आपने पढ़ा होगा कि if you have some equation, let's say a y equal to x square plus e raised to minus x, and we want to say what is the value of y minimum का value क्या है, so what do, we take the dy by dx is equal to 0, we set it equal to 0. ठीक है, and that will give you the minimum of the value of y with respect to the coordinate x. So in the same way over here we say that dE by dA, so we take the differentiation of this particular equation and we set it equal to 0. ठीक है, and we set it equal to 0, तो क्या होगा, this is going to be equal to, तो a की with respect to a we are going to differentiate, तो क्या होगा, h bar square upon 2m is common, so h bar square upon 2m into the differentiation of 1 upon a square, so this is going to be minus 2 upon a cube. ठीक है, minus 2 upon a cube, तो 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, so minus h bar square upon m a cube. ठीक है, and we have denoted a by a naught because we are talking about the ground state energy. So ground state में जो radius है उसको हम क्या बोलते हैं, we call it Bohr radius. ठीक है, we call it Bohr radius and it is denoted by a naught. तो minus h bar square upon m a naught cube and minus इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, so 1 upon a का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon minus 1 upon a square, so minus minus plus हो जाएगा e square upon 4 epsilon naught a naught square. ठीक है, तो this is equal to 0, and if you are going to simplify this expression, तो a naught is equal to 4 pi epsilon naught h bar square upon m e square. This is what you will be getting. ठीक है, तो ये जो स्टेप है वो I'm not doing all these steps. I mean you just do it on your own because this is simple, just algebraic mathematics. तो a naught is equal to 4 pi epsilon naught h bar square upon m e square. So अभी हम क्या करेंगे, we are going to substitute this value of a naught into equation, हमारा एनर्जी का इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है एनर्जी का, इसी में हम इसको जो ये जो वैल्यू है a naught, तो जहाँ पे a है तो वहां पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड इफ यू डू दिस देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज minus m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square. ठीक है, ये अच्छा, ये अगर आपको वेरीफाई करना है तो यू कैन टेक मे बी लाइक 30 seconds or so and you can verify this thing. ठीक है, I'll give you some time, let's just do this. If you take up this what you call differentiation, तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक. इसमें से a नॉट का वैल्यू जो है वो आप अपने आप निकाल के देखिए, is it coming up like this or not, and then ये जो वैल्यू है a नॉट, you substitute this value over here in this equation. यहाँ पे आपका a है a स्क्वायर और यहाँ पे a, तो यहाँ पे ये वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो you should be able to get this expression. ठीक है, सो वो आप कीजिए अपने आप, अभी जस्ट वेरीफाइड.
ठीक है, सो हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, सो देखिए, इट मे टेक सम टाइम, किसी को टाइम ज़्यादा लग सकता है, किसी को कम भी टाइम लग सकता है, लेकिन वी कैन टेक सम एवरेज टाइम, सो आई विल जस्ट गो थ्रू इट, एंड इफ यू आर टेकिंग, आई मीन अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है, so it's okay. At the moment you can leave some space, and after completing your class you can verify this, because it is simply just plugging in the value of this a naught into this expression. Okay, so okay, so from this equation what we are obtaining is that E is actually it should be E1, यहाँ पे E1 होना चाहिए. E1 is equal to minus me raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square. So this is the ground state energy of the hydrogen atom, जो हमने पहले लिखा था यहाँ पे. ठीक है, अब इसको अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना, आपको वापस जाना पड़ेगा जो अपना बोर मॉडल जो था ये वाला. बोर मॉडल में आप जाइए और उसमें जो एक्सप्रेशन है उसमें एक एक्सप्रेशन होगा En is equal to I don't remember the full expression, but z square and there is some whole term something like. तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें आपको सिंपली n इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 लिखना है ये एक्सप्रेशन में. तो ये एक्सप्रेशन में जब आप n इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यू शुड बी एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी यूज्ड this concept of the uncertainty, and we have utilized that principle of uncertainty to measure the ground state energy of atom, not to measure but to estimate the ground state energy of the hydrogen atom. Okay, similarly there are some other applications. I'm not discussing all of those applications, but you can see in the book is the book में वो दिया गया हुआ है कि there are different applications, so you can do those things on your own. ठीक है, okay, so what we will do now, अब ट्यूटोरियल भी है हमारा. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि कितने बजे, 3 बजे हैं, तो we will take a break for about 10 minutes. ठीक है, we will take a break for 10 minutes and we will come back and we will do some examples. जो अभी हमने किया है, ये जो अभी क्या क्या किया है देखिए एक बार देख लेते हैं क्विकली. तो we started with this wave particle duality, यहीं से शुरू किया था. तो ये कंसेप्ट हमने जो देखा है इसमें, ठीक है, और फिर ये एक्सपेरिमेंट का ये देखा हमने कि how this electron diffraction experiment was conducted and it was confirmed that electron behaves as a wave, and then we saw the general quantization rule, which was also correlated by taking this idea of standing wave equivalent to an electron orbit. ठीक है, then after we discussed this uncertainty principle proposed by the Heisenberg, and then we saw this experimental derivation, how to derive it experimentally with the help of the single slit experiment. ठीक है, and उसका एक एप्लीकेशन हमने देखा कि how we can use this to this uncertainty principle to measure the ground state energy of the hydrogen atom. ठीक है, by taking the differentiation of dE by dA we can find out the ground state energy of hydrogen atom. Okay, so ये जो भी अभी तक हमने किया है तो उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स है, we will do it now. So let us take a break for about 10 minutes. ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट टाइमिंग मेरी घड़ी में हुआ है 2:58. ठीक है, 2:58 हुए हैं. तो वी विल मीट एट 3:10. ठीक है, 3:10 पे हम मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विथ अवर एग्जांपल्स, आई मीन जो ट्यूटोरियल पार्ट है हमारा. ठीक है, सो लेट अस नॉट स्टॉप दिस वीडियो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है, इसी में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सी यू आफ्टर 10 minutes.